हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल के बारे में। मतलब जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ते हैं उसका हम यूज क्या क्या करते हैं, किस किस चीज़ में इसका यूज करते हैं, इस वाले चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि उसका यूज कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले जानते हैं बायोपेप्टिसाइड्स बनाने में, मतलब सबसे पहला यूज हम बायोपेप्टिसाइड्स बनाने में कर लेते हैं। अब आप बताइए कि बायोपेप्टिसाइड्स क्या होता है। तो बायोपेप्टिसाइड्स क्या होते हैं, ये एक बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं। मतलब जो जो क्या करते हैं, जो फसल को नुकसान करने वाले हमारे जो कीट पतंग हो जाएंगे, जैसे इंसेक्ट्स हो जाएंगे, वीड्स हो जाएंगे और पेस्ट हो जाएंगे ना, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं। तो बायोपेप्टिसाइड्स क्या करते हैं, ये एक बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो वीड्स हो गए, हमारे इंसेक्ट्स हो गए और पेस्ट हो गए, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको खत्म करने का काम करते हैं। अब बताइए, पेस्ट हो गए और पेस्ट हो गया और वीड्स हो गए, ये क्या होते हैं। इंसेक्ट तो आपको पता है। अब वीड्स और पेस्ट्स क्या होते हैं, तो वे सभी जीव, वे सभी ऑर्गेनिजम्स, आल दोज ऑर्गेनिज्म, वो क्या जो पहुंचाए, मतलब वो सभी ऑर्गेनिज्म जो फसल को हानि पहुंचाए, वो सभी क्या कहलाते हैं, वीड्स और पेस्ट कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए, क्राइजीन एक होता है, क्राई प्रोटीन होता है, क्राइजीन होता है, क्राई प्रोटीन होता है। देखिए क्राइजीन क्या होता है, जो हमारा बैसिलस थ्यूरियोजेंसिस होता है ना, जो बैसिलस थ्यूरियोजेंसिस होता है हमारा बैक्टीरिया, उसमें एक जीन है क्रायोजीन। क्राइजीन क्या है, बैसिलस थ्यूरियोजेंसिस में एक जीन है जिसे हम क्राइजीन कहते हैं, और इसी जीन के द्वारा एक प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जिसे हम क्राई प्रोटीन कहते हैं। वही हमने, आप लोग को ये जरूर पता होगा कि क्या होता है कि एक बीटी कॉटन चाहे जो भी होता है, वो क्या होता है कि ये इंसेक्ट के द्वारा खाया जाता है और उसके गट में जाके, एलिमेंट्री कैनाल में जाके वो एक्टिव हो जाता है। तो वो जो जो एक्टिव होता है वही यही वाला प्रोटीन होता है, क्राई प्रोटीन, जो कि उस इंसेक्ट के गट में जाएगा और उसमें क्या हो जाएगा कि एल्कलाइन पीएच पाएगा। एल्कलाइन, हम लोगों का गट कैसा होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक कैसे, HCl, HCl का है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है कि नहीं है, तो एसिडिक होता है। लेकिन उन लोगों में क्या होता है कि एल्कलाइन होता है, मतलब उनका पीएच जो होगा 7 से ऊपर होगा, तो एल्कलाइन होता है। तो उसमें जाके ये क्राइन प्रोटीन क्या हो जाएगा कि एक्टिव हो जाएगा और उस गट में क्या करेगा कि परफोरेशंस कर देगा, मतलब छेद कर देगा और उनको मार देता है। अब देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। देखिए ग्रीन मतलब हरा, हरा मतलब हमारे जो पेड़ पौधे हो गए, तो इन सब का यदि रिवोल्यूशन हो रहा है, मतलब इन सब में बहुत ज़्यादा विकास हो जा रहा है, वही चीज़ हमारा क्या होता है, रिवोल्यूशन होता है। देखिए पौधों का सस्टेनेबल ग्रोथ हो जाना, पौधों का कैसा सस्टेनेबल, मतलब सस्टेन रहे, मतलब लंबे समय तक। तो पौधों का सस्टेनेबल ग्रोथ हो जाना जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और मिनरल कंटेंट बढ़ जाए। क्या हो, पौधों का सस्टेनेबल ग्रोथ हो जाए जिससे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जैसे कि पहले खेत में 10 किलो, मतलब मान लो हमारे यहाँ एक मंडा होता है, एक मंडे में मान लो कि 10 किलो गेहूँ, 10 किलो या 10 बोझा होता था गेहूँ। अब क्या हो रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जब से हुआ तब से 20 होने लगा, मतलब उसका जो यील्ड है ना, जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो दोगुना हो गया। उसके साथ था, साथ साथ मतलब जो कि प्रोडक्टिविटी दोगुना हुआ, उसके साथ साथ उसमें जो मिनरल कंटेंट है, जो उसमें मिनरल्स पाए जा रहे हैं, उनका भी कंटेंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में सिंपल सा ये होता है कि पौधों का सस्टेनेबल ग्रोथ हो जाता है जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और मिनरल कंटेंट बढ़ जाता है। इसमें हम अच्छे प्रकार की वेराइटी तथा गुड फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। अच्छे प्रकार की वेराइटी, मतलब अच्छे अच्छे वेराइटी का यूज करते हैं, जो कि क्या हो कि पेस्ट रेजिस्टेंस हो, मतलब उसको जो पेस्ट होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं उसको, उनके प्रति रेजिस्टेंस हो, मतलब उसको रोके, पेस्ट रेजिस्टेंस हो, समझे ना, पेस्ट रेजिस्टेंस हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो और वीड रेजिस्टेंस हो और पैथोजेनिक रेजिस्टेंस हो, मतलब उसको कोई रोग भी ना हो, ठीक है ना, डिजीज रेजिस्टेंस हो, ठीक है। और गुड फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। गुड फर्टिलाइजर्स मतलब वही पेस्टिसाइड्स हो जाएंगे, उनका यूज करते हैं। अब देखिए जी, पेस्टिसाइड्स मतलब जो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने अपने फसलों पे छिड़काव करते हैं केमिकल्स का, वही हमारा पेस्टिसाइड्स हो जाता है। अब देख लीजिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि क्या किया जाता है कि जेनेटिक्स का यूज करके ऑर्गेनिजम्स को, नए नए जीवों को बनाया जाता है। खरगोश हो गए, बंदर हो गए, बहुत सारे, ठीक है, इनको बनाया जाता है। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो देखिए वे ऑर्गेनिजम्स जिनका DNA या जीन अल्टर कर दिया गया है, वे ऑर्गेनिज्म जिनका जीन या DNA क्या कर दिया गया है, अल्टर कर दिया गया है, या जिनके DNA में चेंज करके उनको मतलब नया तरीका से बनाया गया है, इन ऑर्गेनिजम्स को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी कहते हैं। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, GMO को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी कहते हैं।
तो वही जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके डीएनए या जीन में अल्टर करके उनको बनाया जाता है या उनका जीन को अल्टर कर दिया जाता है, जिनका उनको उनसे क्या होगा, उनका फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा और जीनोटाइप भी थोड़ा चेंज हो जाता है। मतलब जो पहले वाला उनके अंदर जो गुण रहेगा ना वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, मतलब थोड़ा बेटर हो जाएगा, थोड़ा लो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वे ऑर्गेनिज्म जिनके डीएनए या जीन को अल्टर करके वो बनाया जाता है उन्हें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जीएमओ या ट्रांसजेनिक जीन ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल कौन कौन सा है। बीटी कॉटन हो जाता है हमारा, जो बीटी कॉटन होता है, बीटी कॉर्न होता है। देखिए बीटी का मतलब बैसिलस थीरियोजेंसिस का उसमें जीन डाला गया होगा, जो कि क्राई जीन होगा और क्या प्रोड्यूस करता होगा, क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता होगा। जिसको मान लो काटन था, काटन के अंदर हम बीटी का जीन डाल दिए, काटन के अंदर हम बैसिलस थीरियोजेंसिस का जीन डाल दिए जिसको हम क्राई जीन बोलते हैं। तो उस काटन के पौधे में, मान लो काटन के पौधे में क्या होगा ना कि जो उसका फल आएगा उसको इंसेक्ट आके खाएगा तो उसके अंदर वह जीन चला जाएगा, यह क्राई जीन उस इंसेक्ट के अंदर चला जाएगा या उस पेस्ट के अंदर चला जाएगा। अब उसके एलिमेंट्री कैनाल में जाके क्या प्रोड्यूस करेगा, क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और उसकी एलिमेंट्री कैनाल में जाके परफोरेशंस यानी छेद कर देगा, जिससे वो इंसेक्ट क्या हो जाएगा कि मर जाएगा, ठीक है ना। तो वही बीटी काटन हो गया हमारा, बीटी कॉर्न हो गया, ट्रांसजेनिक रैट हो जाता है, ट्रांसजेनिक रैट हो जाता है और काऊ हो जाती है। तो सबसे पहली जो काऊ थी वो कौन थी, रोजिया थी। कौन थी, रोजिया थी। कौन थी, रोजिया थी। जो सबसे पहली जो ट्रांसजेनिक हमारी काऊ थी वो कौन थी, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड काऊ थी या ट्रांसजेनिक काऊ थी वो कौन थी, रोजिया थी। ये नाम याद कर लीजिए, रोजिया थी। क्यों, और इसका जो मिल्क था ना उसमें हाई प्रोटीन था। कैसा था, मतलब इसके मिल्क में क्या था, हाई प्रोटीन था, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मतलब क्या करते हैं कि डिजीज को चेक करने के लिए किया जाता है, एक प्रोसेस होता है डायग्नोसिस। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इसमें पीसीआर और ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करके रोगों का पता लगाया जाता है। किस चीज का, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है, एनिलिंग होता है, एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, डीनेचुरेशन जो कि 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। फिर क्या होता है, एनिलिंग होता है जो कि 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो डीनेचुरेशन में हम क्या करते हैं, पहले डीनेचर्स करते हैं प्रोटीन को, फिर उसको ठंडा करते हैं, मतलब एनिल करते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। उसके बाद क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में इसमें पीसीआर और ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करके रोगों का पता लगाया जाता है। पीसीआर के माध्यम से हम एचआईवी इन्फेक्शन का भी पता लगाते हैं। किसका, एड्स हो गया, जो हमारा एड्स हो गया, एड्स या एचआईवी इन्फेक्शन हो गया, उसका भी पता लगाते हैं पीसीआर के द्वारा। ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करके पता लगाया जाता है। यह रोगों का ईयरलियर डिटेक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज करके किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि ईयरलियर डिटेक्शन करते हैं, मतलब कि वो रोग अभी अर्ली स्टेज में है। जैसे क्या होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, लास्ट स्टेज होता है। तो जो ईयरलियर वाला स्टेज होगा ना उसी में उसका डिटेक्शन किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड का यूज करके। अब देखिए आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए आई किसके बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई बोलिए, आरएनए इंटरफेरेंस बोलिए। आई इंटरफेरेंस से सिर्फ आई निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, तो आरएनए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस का उपयोग पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट को डेवलप करने में किया जाता है। किसमें, किस पौधे, मतलब कैसे पौधों का मतलब डेवलपमेंट करने में, पेस्ट रेजिस्टेंस पौधों को डेवलप करने में किया जाता है। अब देखिए पेस्ट रेजिस्टेंस पौधे कौन होते हैं, जिन पौधे को पेस्ट कीड़े मकोड़े न खाए, जो पहले हम बता दिए। पेस्ट रेजिस्टेंस मतलब कौन सा, पेस्ट के प्रति कैसा होगा, रेजिस्टेंस होगा, मतलब पेस्ट को। तो पेस्ट तो हम बता ही दिए पहले कि पेस्ट वे होते हैं, वे सभी ऑर्गेनिज्म जो कि फसल्स को, जो हमारी फसलें हैं उनको क्या पहुंचाए, हानि पहुंचाए। तो पेस्ट के प्रति क्या हो, रेजिस्टेंस हो, जो मतलब हानि पहुंचा रहे हैं उनको पहुंचाने न दे, उनके प्रति क्या हो, रेजिस्टेंस हो। जैसे रेजिस्टेंस हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। आर देखिए इस प्रोसेस का उपयोग पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स को डेवलप करने में किया जाता है। आरएनए इंटरफेरेंस का एक केस होता है। देखिए जो हमारा टोबैको प्लांट होता है ना उसमें क्या होता है कि एक निमेटोड होता है, मिलेनोगाइनी इकोग्निसिया। कौन, मिलेडोगाइनी इकोग्निसिया एक निमेटोड होता है। क्या होता है, निमेटोड होता है, जो हमारी टोबैको प्लांट है उसके रूट के साथ पैरासाइटिक फॉर्म में होता है, मतलब उसके रूट के साथ लगा रहता है, ठीक है ना। तो जो हमारा निमेटोड होता है मिलेनोगाइनी इकोग्निसिया, वो
वो क्या करता है, टोबैको प्लांट के रूट के साथ लग जाता है और उसके रूट को क्या करता है ना कि मतलब दबाव डालता है वो हेयरी रूट प्रोड्यूस करे। तो जिससे क्या होता है कि उस टोबैको प्लांट में हेयरी रूट आने लगते हैं, हेयरी रूट आने लगते हैं। मान लो ये रूट था पहले नॉर्मल इतना हेयर्स था, लेकिन जब इसके साथ ये लग गया ना तो इसको हेयरी रूट मतलब बहुत सारा हेयर निकलवा देगा इससे, मतलब हेयरी रूट एकदम प्रोड्यूस करवाता है। जिससे क्या होता है कि जो ये टोबैको प्लांट है इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इससे बचने के लिए हम आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करते हैं। इसको बचने के लिए किसका, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करते हैं। मतलब कि क्या करते हैं कि उस जो जो हमारा निमेटोड है मिलेनोगाइनिक ऑर्गेनिसिया, ये क्या करता है, सुनिए अब से फिर सुनिए। जो हमारा निमेटोड होता है मिलेनोगाइनिक ऑर्गेनिसिया, ये पैरासाइटिक फॉर्म में होता है टोबैको के रूट के साथ। अब क्या करता है, टोबैको के रूट के साथ जब ये लगता है ना तो वहाँ पे खुद का आरएनए बनाने लगता है। क्या करने लगता है, खुद का आरएनए बनाने लगता है। अब खुद के आरएनए से फिर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाने लगता है। आरएनए से प्रोटीन बनता है, वैसे ही आरएनए से क्या करने लगता है, खुद का प्रोटीन बनाने लगता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो टोबैको का प्लांट होता है ना वो हेयरी रूट प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से टोबैको की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो आरएनए बना रहा है उसके कम्प्लीमेंट्री आरएनए को डालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उसके कम्प्लीमेंट्री आरएनए को डालना पड़ता है। मान लीजिए उसका ये आरएनए था, उसका ये आरएनए था सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, तो आप लोगों को तो पता ही कि आरएनए हमेशा क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा। वहीं पे बात करें डीएनए की तो डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो जो हमारा आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और जो डीएनए होता है हमारा कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो जो आरएनए हमारा क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। तो मान लो जो मिलेनोगाइनिक ऑर्गेनिसिया उसका आरएनए क्या था, सिंगल स्टैंडर्ड। अब इसके कम्प्लीमेंट्री हमें क्या करेंगे, बाहर से आरएनए डाल देंगे, जिससे इस आरएनए के साथ बन के क्या बना लेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेगा। क्या बना लेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेता है। अब क्या होता है कि आरएनए में ये गुण होता है कि यदि वो सिंगल स्टैंडर्ड है तभी वो प्रोटीन बना पाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड है तभी वो प्रोटीन बना पाएगा। जब हम कम्प्लीमेंट्री आरएनए डालते हैं तो इस आरएनए के साथ जुड़ के ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है और प्रोटीन बनाया नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये इसको खाना नहीं मिल पाएगा, प्रोटीन बनाएगा नहीं, तो उसके बाद में क्या होगा कि मिलेनोगाइनिक ऑर्गेनिसिया मर जाएगा। ठीक है ना, तो यही चीज़ होता है। अब इसी प्रोसेस को हम साइलेंसिंग भी बोलते हैं। जो हम जो कम्प्लीमेंट्री मतलब उसके कम्प्लीमेंट्री मतलब उसके अंगेस्ट हम जो आरएनए डाल रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री मतलब उसके अंगेस्ट जो हम आरएनए डाल रहे हैं ना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइलेंसिंग। मतलब उसके आरएनए को, मतलब जो कम्प्लीमेंट्री आरएनए डाल के हम इसके आरएनए को क्या कर दे रहे हैं, साइलेंट कर दे रहे हैं या खत्म कर दे रहे हैं, एक तरह समझिए। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, साइलेंसिंग कहते हैं। अब देख लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को बिना हानि पहुंचाए और उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखने के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग करके अच्छी फसल उगाना ही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल मतलब सिंपल से समझिए ना, बहुत लंबे समय तक का एग्रीकल्चर यदि कर रहे हैं हम। अब लंबे समय तक एग्रीकल्चर कब करेंगे, जब हम वहाँ की मृदा को या मिट्टी को बचाए रखेंगे, वहाँ पे जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उस मिट्टी को उसको हम बचाए रखें, ठीक है ना। और उसके साथ साथ यदि हम खेती कर रहे हैं तो वही हमारी क्या हो जाती है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो जाता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी को बिना हानि पहुंचाए, मतलब जो सॉइल की फर्टिलिटी कैपेसिटी है उसको बिना हानि पहुंचाए और उसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग करके अच्छी फसल को उगाना ही क्या कहलाता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाता है। अब देखिए यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स देखे हैं पीछे, अभी उसके बारे में और देखना है तो थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हैं, आगे सब कवर हो जाएगा। देखिए अब देखते हैं हम प्लांट्स के बारे में, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो पहला हो जाता है टॉलरेंस टू एबायोटिक फैक्टर। जो एबायोटिक फैक्टर होगा उसके प्रति क्या होगा, टॉलरेट होगा। जो हमारा प्लांट जो हम नया बना रहे हैं, जो हम जेनेटिक्स का यूज करके, जो जीन जेनेटिक्स का यूज करके हम जो प्लांट बनाएंगे ना, वो किसके प्रति होगा, एबायोटिक फैक्टर्स के प्रति। मतलब यदि ज़्यादा गर्मी भी पड़ जाए, जितने मान लो कि समर में वो उग रहा है पौधा, यदि वो समर में जैसे हीट जितनी उसका आवश्यकता उससे ज़्यादा भी मिल जा रहा है यदि, तो उसके प्रति वो क्या करेगा कि कोई उसको हानि उससे नहीं पहुंचेगा, उसके प्रति वो टॉलरेट रहेगा। जब आंधी तूफान भी ज़्यादा आ जाएगा तब भी उसको कोई उतना हानि नहीं पहुंचेगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का हमें ये फायदा हो जाता है कि वो टॉलरेट रहता है किसके प्रति, एबायोटिक फैक्टर्स के प्रति। किसके प्रति, एबायोटिक फैक्टर्स के प्रति। दूसरा होता है रेड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसकी जो डिपेंडेंसी होती है, मतलब देखिए कोई कोई ऐसे पौधे होते हैं कि बिना खाद के उगेंगे भी नहीं, सब बिना खाद डाले हम उससे हम अच्छा क्या करते हैं, ईल्ड प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं कि केमिकल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उन पे डिपेंड नहीं होते हैं, उन पे डिपेंडेंस नहीं होता है, मतलब उन पे डिपेंड होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो वही चीज़ जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होंगे वो क्या रहेंगे, रिड्यूस
डिपेंडेंस ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर। तीसरा हो जाएगा लेस पोस्ट हार्वेस्ट, जो हमारा हे निकलता है, क्या निकलता है, हे निकलता है। हे मतलब जैसे हम लोग गेहूं काट के दौरी कर देते हैं, अरे आप लोग तो मैक्सिमम यूपी से हमारे देख रहे हैं वीडियो, देखिए हम क्या करते हैं कि दौरी कर देते हैं, तो जो हमारा भूसा निकलता है कि नहीं निकलता है, तो वही हमारा पोस्ट वाला है, जिसको किसान क्या करता है कभी कभी खेतों में जला देता है, ठीक है ना, नहीं जलाना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा उससे होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वही लेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट मतलब प्रोडक्टिविटी हो, अच्छा हो, लेकिन उसमें अनाज की मात्रा ज़्यादा हो, उसमें वीट का यदि उगा रहे हैं तो वीट की मात्रा ज़्यादा हो, उसके हे का मात्रा ज़्यादा ना हो, तो उसका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या हो, कम हो। मोर मिनरल कंटेंट, और जो वहाँ पे फसल बनी है ना, जो वहाँ पे हमारा वीट बना है, या जो हम फसल उगाए हैं, उसमें जो मिनरल कंटेंट हो क्या हो, ज़्यादा हो। और छठवां क्या हो जाता है, इंक्रीज वैल्यू न्यूट्रिशनल, मतलब जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना, वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उसमें जो न्यूट्रिशन पाया जा रहा है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हम लोग पहले भी एप्लीकेशन ही देख रहे थे, अभी भी एप्लीकेशन ही देखेंगे। तो पहला एग्रीकल्चर में बीटी कॉटन से रिलेटेड हम लोग कुछ पढ़ लिए हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस भी देख ही लिए हैं। अब मेडिसिन में देखिए, मेडिसिन में जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया जाता है। इंसुलिन क्या है हमारा, फर्स्ट इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जिसको शुगर पेशेंट को दिया जाता है, किसको, शुगर पेशेंट्स को, जो कि जिनमें क्या होती है कि जो शुगर की मात्रा यदि ज़्यादा हो जा रही है, तो ये क्या करता है ना, ये क्या करता है, ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस कराता है, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा। देखिए हमारे शरीर में दो तरह का प्रक्रियाएं होती है, मान लीजिए हमारे ग्लूकोज हमारे बॉडी में गया, हम लोग खा लिए, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में, जो कि हमारे शरीर में इकट्ठा रहेगा, ताकि जब हम खाना ना खाएं तो उस समय इससे एनर्जी मिले। अब इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस तो यही चीज कराता है इंसुलिन। अब देखिए मान लीजिए ग्लूकोज हमारे बॉडी में है, तो क्या होगा, इंसुलिन देंगे जिससे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे शुगर जो हो जाता है, तो शुगर में क्या होता है कि ग्लूकोज होता है जो कि यूरिन से बाहर निकलता है, यूरिन के थ्रू क्या आने लगता है, बाहर निकलने लगता है। जो ग्लूकोज होता है ना, वो यूरिन के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। मान लीजिए जब इंसुलिन हमारे शरीर में ज़्यादा हो गया, तब हम क्या करेंगे कि इंसुलिन देंगे, इसको क्या करेंगे, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाएगा उस पेशेंट को, जिससे क्या होगा कि ग्लूकोज हमारा होगा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें ग्लाइकोजन में किस प्रक्रिया द्वारा, ग्लूकोनियोजेनेसिस द्वारा, ठीक है ना, जिससे ग्लाइकोजन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो हम यूरिन करेंगे उसमें क्या रहेगा, ग्लूकोज की मात्रा नहीं रहेगी, बहुत कम रहेगी, तो इससे हमारा शुगर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे यूज किया जाता है। देखिए तो मेडिसिनल में तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हो गया, वो एक हो जाता है जीन थेरेपी में एडिनेस इंडियमिनेज डिफिशियंसी वाला है, आगे बताएंगे इसके बारे में। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में जो वही हम पीसीआर का यूज कर रहे थे, और ऑटो रेडियोग्राफी का यूज कर रहे थे। तो पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, उसमें 3 प्रक्रियाएं होती हैं, डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन होता है। DAI हम पहले से भी बता चुके हैं, DAE होता है, डाई याद कर लीजिए आप। तो डीनेचुरेशन, एलिनिंग और एक्सटेंशन, आई होता है शायद ना, ई होगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। अब हो जाएगा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, देख लीजिए पीसीआर का यूज हम किस में करते हैं, पीसीआर का यूज हम करते हैं एड्स सोर्स या HIV इन्फेक्शन को जांच में, वैक्सीन टेक्नोलॉजी में, वैक्सीन बनाने में, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में। अब देखिए यहाँ पे स्टेम सेल लिखा है, तो जो स्टेम सेल होता है ना, हमारे इनर सेल मास में पाया जाता है। जो हमारा एम्ब्रियो होता है, तो एम्ब्रियो में क्या बनता है, इनर सेल मास बनता है। क्या बनता है, इनर सेल मास। हमारा जो स्टेम होता है, तो स्टेम सेल्स क्या होती है, जो इनर सेल मास होता है उसमें हमारी स्टेम सेल्स बनती हैं। स्टेम सेल्स भी कई तरह की होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो स्टेम सेल का काम ये होता है ना कि ये किसी भी अंग को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन हमारा मान लीजिए स्टेम सेल से डेवलप हो जाता है। कोई भी अंग आप सोच लीजिए अपने बॉडी में, वो किससे डेवलप हो सकता है, स्टेम सेल्स से। तो स्टेम सेल्स के पास ऐसी कैपेसिटी होती है ना कि वो किसी भी ऑर्गन क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। अब देखिए प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारे ट्रांसजेनिक राइट पढ़े थे, काऊ पढ़े थे। काऊ में पहले हमारी कौन थी, रोजिया थी। रोजिया में क्या हो रहा था कि जो इसका मिल्क था ना, उसमें क्या था, हाई प्रोटीन और कैलोरी था। क्या था, हाई प्रोटीन एंड कैलोरी, ठीक है ना, हाई प्रोटीन और कैलोरी था। अब हमारा ये क्या हो जाता है, ट्रांसजेनिक हमारा सीप हो जाता है और पिग हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए सोशल एस्पेक्ट्स में हमको 2 चीज होना है, पेटेंट लॉ और बायोपायरेसी। अब देखिए पेटेंट लॉ का यहीं पे बता देते हैं आपको। पेटेंट लॉ में क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई नई खोज की,
क्या की नई खोज की। अब उसको क्या करेंगे कि सरकार के द्वारा उसको अपने नाम कर लेंगे, उसके पेटेंट फाइल करा लेंगे अपने नाम, जिससे क्या होगा कि उसका यदि कोई भी यूज करता है तो उसमें से कुछ परसेंट आपको मतलब प्रॉफिट होगा, कुछ क्या होगा, कुछ परसेंट आपको प्रॉफिट होगा। अब बायोपायरेसी देखिए, यहीं पे बायोपायरेसी जस्ट इसका उल्टा होता है। आप खोज करें या ना करें, कोई करे, उससे कोई मतलब नहीं है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हो जाती है, मतलब कई मल्टी लोगों के द्वारा, मान लीजिए कि आपके गांव में यहाँ पे क्या निकला है, कुआं है, कुआं है, क्या है, कुआं है। तो मान लीजिए पहले पेटेंट लेते हैं, तो कुआं को क्या किया आपने, अपने नाम करवा लिया सरकार के माध्यम से, पेटेंट करा लिया। तो अब कोई भी इससे जब पानी निकालने जाएगा, कोई भी इससे जब पानी निकालने जाएगा तो आप क्या करेंगे, इनसे पैसे लेंगे, चाहे इनसे क्या करेंगे, पैसे लेंगे, जिससे आपको प्रॉफिट होगा। यहीं पे बायोपायरेसी का केस ऐसा होता है कि मान लीजिए ये कुआं था ना, तो इसमें सभी लोग यूज करेंगे, इसका सभी लोग यूज करेंगे, किसी के ऑर्डर लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। तो मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा इस चीज़ का यूज किया जाता है, तो ये हमारा बायोपायरेसी हो जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, बीटी कॉटन देख लेते हैं। बीटी कॉटन हम पहले भी बताएं, और देख लीजिए इसके बारे में और डिटेल। तो बीटी कॉटन सॉयल में एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम बैसिलस थ्यूरियोजेंसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैसिलस थ्यूरियोजेंसिस। तो बीटी कॉटन मतलब सॉयल में क्या होता है, एक मतलब बीटी मतलब बैसिलस थ्यूरियोजेंसिस, जो कि सॉयल में एक बैक्टीरिया होता है, वह क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले तो बैसिलस थ्यूरियोजेंसिस के पास क्या होगा, क्राइजीन होगा। क्या होगा, क्राइजीन होगा। क्राइजीन होता है, क्या होता है, क्राइजीन होता है। अब इस क्राइजीन से क्या करता है कि क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जो कि एनिमल्स के एल्केलाइन गट में, कैसा गट होगा, वो एल्केलाइन होगा, एसिडिक नहीं होगा, एल्केलाइन होगा, एल्केलाइन होगा, एल्केलाइन होगा। आप बार बार इसको देख लीजिए, एल्केलाइन गट होगा। तो उस एल्केलाइन गट में जाकर एक्टिव हो जाता है और उन्हें क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है ना, मार देता है। जैसे एग्जाम्पल में लें तो 3 होते हैं, लार्वा ऑफ टोबैको बडवार्म, लार्वा ऑफ टोबैको बडवार्म में मतलब जो टोबैको का बडवार्म होगा ना, उसके लार्वा को मारने का काम करता है। आर्मी वार्स जैसे हम लेपिडोप्टेरेंस बोलते हैं उनको, बीटल्स हो जाते हैं जिसे हम कोलियोप्टेरेंस बोलते हैं, फ्लाइज को हम क्या बोलते हैं, डिप्टेरेंस बोलते हैं। अब देखिए इसका हम ट्रिक बताते हैं आपको। देखिए आर्मी वार्म का आप याद कर लीजिए पहले, आर्मी वार्म को हम लेपिडोप्टेरेंस बोलते हैं, आर्मी वार्म को लेपिडोप्टेरेंस। देखिए बी के बाद क्या आता है, सी आता है, तो बीटल्स को हम कोलियोप्टेरेंस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बीटल्स को कोलियोप्टेरेंस। जो हमारे बीटल्स होते हैं उनको हम क्या बोल देंगे, कोलियोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस। वहीं पे बात करते हैं फ्लाई, तो देखिए बी के पास सी के पास डी और एफ आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, तो फ्लाइज को हम डिप्टेरेंस बोल देंगे। क्या बोलेंगे, एफ के पहले डी आ जाता है, यहाँ पे बी के बाद सी, यहाँ पे एफ के बाद डी है, एफ के पहले डी आ जाएगा, तो फ्लाइज को हम डिप्टेरेंस बोलते हैं। फ्लाइज मतलब वही हमारी मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ हो जाएंगी, तितली उतली यही सब हो जाती हैं। ठीक है ना। अब देखिए, तो इनको ऐसे याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। तो बीटी कॉटन में क्या होता है कि बैसिलस थ्यूरियोजेंसिस एक बैक्टीरिया होता है जो कि सॉइल में पाया जाता है। बैसिलस थ्यूरियोजेंसिस के पास एक जीन होता है जिसे हम क्राइजीन बोलते हैं। इस क्राइजीन से क्या करता है कि एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसे हम क्राई प्रोटीन कहते हैं। अब यह क्राई प्रोटीन क्या होता है कि इनएक्टिव स्टेज में होता है, सॉरी अब भूल गए थे बताने के लिए इसको। तो जो हमारा क्राई प्रोटीन होता है वो इनएक्टिव स्टेज में होता है। कैसा इनएक्टिव, मतलब एक्टिव नहीं रहता है, इनएक्टिव स्टेज में होता है। अब यह इनएक्टिव स्टेज में होता है, उसके बाद जब यह एनिमल्स के द्वारा या पेस्ट के द्वारा खाया जाता है तो उनके गट में जाता है और वहाँ पे एल्कलाइन मीडियम पाने की वजह से वहाँ पे एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और क्या करता है कि उनके गट में क्या करेगा, परफोरेशंस कर देगा, छेद कर देगा, जिससे वो मर जाएंगे। जैसे में लार्वा ऑफ टोबैको बर्डवार्म, एग्जाम्पल याद कर लीजिए, लार्वा ऑफ टोबैको बर्डवार्म, आर्मी वार्म हो जाते हैं, जैसे लेपिडोप्टेरेंस हमारे हो गए, बीटल्स यानी कोलियोप्टेरेंस हो गए, फ्लाइज मतलब डिप्टेरेंस हो गए। अब देखिए बीटी टॉक्सिन पहले तो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है। देखिए कहीं भी आपको प्रो दिखे, मतलब प्रो मतलब इनएक्टिव होता है, प्रो मतलब इनएक्टिव, प्रो मतलब इनएक्टिव। ठीक है ना। तो बीटी टॉक्सिन पहले तो इनएक्टिव या प्रोटॉक्सिन के रूप में आता है, लेकिन जब इंसेक्ट में जाता है तब एक्टिव हो जाता है और उनके गट में परफोरेशन से छेद कर देता है। इपिथेलियम टिश्यू को लाइसिन द्वारा फाड़ देता है, जिससे इंसेक्ट मर जाता है। देखिए ये क्या करता है ना कि क्राई प्रोटीन होता है ना, तो क्राई प्रोटीन कौन सा प्रोटीन रहता है, लाइसिन होता है। क्या होता है, लाइसिन। आप लोगों ने स्पर्म लाइसिन के बारे में सुना होगा, चाहे आप जानते भी हैं, स्पर्म लाइसिन जो कि एक्रोसोम में पाया जाता है। इसमें एक्रोसोम में, जो कि हमारा स्पर्म का फर्स्ट वाला जो हेड वाले रीजन में होता है, उसमें स्पर्म लाइसिन पाया जाता है। तो लाइसिन क्या करता है कि ओवम को पेनिट्रेट करने का काम करता है, पेनिट्रेशन का काम करता है, उसको छेद करके उसके अंदर घुसने का काम करता है। वैसे ही हमारी लाइसिन एंजाइम्स होती हैं जो कि क्या करती हैं कि फाड़ने का काम करती हैं, उसके गट में क्या कर देती हैं, छेद कर देती हैं या परफोरेशंस कर देती हैं। अब देखिए
बीटी बीटी टॉक्सिन जीन को बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस से आइसोलेट किया जाता है। अब तक तो जान ही गए होंगे कि जो बीटी टॉक्सिक जीन होगा, जो बीटी टॉक्सिक जीन होगा, जो क्राई जीन जिसे हम बोलते हैं, बीटी टॉक्सिक जीन को हम क्या बोलते हैं, क्राई जीन, उसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, बैसिलस थ्यूरियोजेनेसिस से आइसोलेट किया जाता है और अनेकों यानी सेवरल प्लांट्स में डाल दिया जाता है। किसमें, सेवरल प्लांट्स में। जैसे हम लोग क्या बना रहे थे, बीटी कॉटन बना रहे थे, बीटी कॉटन बना रहे थे, तो बहुत सारे प्लांट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। बीटी ब्रिंजल होता है हमारा, एक बीटी ब्रिंजल बैगन हो जाता है, बीटी ब्रिंजल हो जाता है। उन प्लांट में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिन्हें हम बीटी क्रॉप कहते हैं, ठीक है ना, बीटी क्रॉप। जैसे एग्जाम्पल में बीटी कॉटन हो गया और एक लिख लीजिए बीटी ब्रिंजल, बीटी बीटी ब्रिंजल हमारा हो गया। अब देखिए, जो प्रोटीन वो प्रोड्यूस कर रहा था ना, वो क्राई प्रोटीन तो होता है, लेकिन ये क्राई प्रोटीन में भी 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। एक होता है क्राई फर्स्ट एसी, फिर क्राई सेकेंड ए बी और एक क्राई फर्स्ट ए बी होगा, ठीक है ना। तो देखिए, क्राई फर्स्ट ए सी, क्राई सेकेंड ए बी, क्राई फर्स्ट ए बी। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड ए बी, फर्स्ट ए बी, यहाँ पे फर्स्ट ए सी है, ठीक है ना। तो सेकेंड ए बी, फर्स्ट ए बी और फर्स्ट ए सी है। तो जो फर्स्ट ए सी, जो क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई सेकेंड ए बी होते हैं, याद कर लीजिए, जो क्राई फर्स्ट ए सी जो प्रोटीन होगा, जो क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई सेकेंड ए बी प्रोटीन होगा, वो क्या कंट्रोल करेगा, कार्टन बोलवार्म को। किसको, कार्टन बोलवार्म को कंट्रोल करता है, कार्टन बोलवार्म को। वही बात करते हैं क्राई फर्स्ट ए बी की, तो वो क्या कंट्रोल करता है, कार्न बोरर को। किसको, कार्न बोरर को कंट्रोल करता है। तो जो क्राई फर्स्ट ए सी है, क्राई सेकेंड ए बी होता है, वो कार्टन बोलवार्म को कंट्रोल करता है। वही बात करें क्राई फर्स्ट ए बी की, तो वो कार्न बोरर को कंट्रोल करता है, कार्न बोरर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो क्राई फर्स्ट ए सी या क्राई सेकेंड ए बी किसको, कार्टन बोलवार्म को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इतना बार बता रहे हैं। और जो क्राई फर्स्ट ए बी रहेगा, वो किसको कंट्रोल करेगा, कार्न बोरर को कंट्रोल करता है। अब आते हैं इधर, अब देखिए पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स क्या होते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, पेस्ट रेजिस्टेंट मतलब पेस्ट के प्रति क्या होंगे, रेजिस्टेंट होंगे। जो पेस्ट होते हैं उनको रोकने का काम करेंगे। पेस्ट रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, रोकने का काम करेंगे, मतलब उनके द्वारा अपने आप को हानि नहीं पहुंचने देंगे। पेस्ट आपको हम पहले बता भी दिए हैं कि वे सभी ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट को हानि पहुंचाए। अब थोड़ा हम तेज रफ्तार करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब देखिए, तो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स, एक निमेटोड होता है मिलेनोगाइनिक ऑर्गेनिसिया, जो कि टोबैको प्लांट के रूट के साथ जुड़कर उसकी प्रोडक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, जो कि हम आरएनए इंटरफेरेंस में बताए हैं। वही सेम चीज यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो बस इसको हम रिवाइज कर देते हैं एक बार। तो एक निमेटोड होता है जो कि मिलेनोगाइनिक ऑर्गेनिसिया होता है, जो कि टोबैको प्लांट के साथ जुड़कर क्या करता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है, मतलब उसकी रूटरी मतलब हेयरी रूट्स को प्रोड्यूस करता है। अब देखिए, जिसके लिए हम एक वेक्टर, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम का यूज करके निमेटोड स्पेसिफिक जीन डालते हैं। जो हम लोग कम्प्लीमेंट्री डीएनए उस पर डाले थे ना, कम्प्लीमेंट्री डीएनए मतलब कम्प्लीमेंट्री आरएनए डाले, डीएनए नहीं आरएनए था। मान लीजिए उस जो मिलेनोगाइनिक ऑर्गेनिसिया था, उसका एक आरएनए था यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड, तो उसके कम्प्लीमेंट्री आरएनए डाल के हम क्या कर दिए कि डबल स्टैंडर्ड कर दिए थे। जिससे क्या कर रहा था कि एक डबल स्टैंडर्ड हो गया, जिससे अपना प्रोटीन नहीं बना रहा था और मर जा रहा था, ठीक है ना। तो वही चीज जैसे सेम इन आरएनएआई में करते हैं। बस यहाँ पे नया चीज ये मिला है कि जो हम वेक्टर डाल रहे थे वो कौन सा होगा, एग्रोबैक्टीरियम का होगा। किसका होगा, एग्रोबैक्टीरियम का। अब देख लीजिए, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, इसको कौन बनाया था, इली लिली कंपनी ने। किसने, इली लिली कंपनी ने। किसने, इली लिली कंपनी ने। पहले देखिए, एक वैज्ञानिक थे हमारे, बेटसन और बेट नाम के 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये बताया कि चलिए हम क्या करते हैं ना कि कुत्ते के पेनक्रियाज से जो हमारा बीटा सेल होता है, वहां से इंसुलिन निकलता है। बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन हमारा निकलता है, ठीक है ना। किसी के भी बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है हमारा। याद कर लीजिए आप लोग। तो बीटा सेल से क्या निकलता है, पेनक्रियाज के, इंसुलिन निकलता है। तो बेटसन और बेट नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बोला कि चलिए हम कुत्ते के पेनक्रियाज से क्या कर रहे हैं कि इंसुलिन को निकाल लिया जाता है और उसको दवा के रूप में यूज किया जाए। लेकिन क्या हुआ ना कि इसमें तो यूज किया जाता था पहले, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बेकार था यार। एक तो पहले कुत्ता बहुत मरते थे, मतलब जो हमारे डॉग थे उनका जो संख्या था वो कम होने लगा और इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा था। मान लो उस कुत्ते को कोई रोग होगा तो वो आपको भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए ना इसको खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद हमारी आई इली लिली कंपनी। इली लिली कंपनी ने क्या किया, बताया कि जो इंसुलिन होता है उसके पास ना 3 चेन होते हैं, ए बी और सी, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। जो हमारा इंसुलिन होता है, इंसुलिन के पास 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, ए बी और सी। तो इली लिली कंपनी ने ये बताया। चलिए हम धीरे धीरे बताएंगे, वीडियो भले ही लॉन्ग हो, आप लोग ध्यान से सुनिए बात। तो देखिए, जो इली लिली कंपनी थी उन्होंने ये बताया कि जो इंसुलिन होता है ना, उसके पास 3 चेन होंगे, ए बी सी पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जो कि तीनों किस स्टेज में, मतलब 3 एक साथ हैं तो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं, ठीक है ना। तो जो उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा इंसुलिन होता है वो तीन उनके पास चेन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड 3 चेन होंगे, ए बी और सी।
अब देखिए सी पेप्टाइड को रिमूव इन मेच्योर इंसुलिन प्लाज्मा मेच्योर इंसुलिन, तो इन्होंने ये बताया था ना कि जो ए बी और सी चेन एक साथ यदि रह रहे हैं तो क्या होगा कि इनएक्टिव होंगे। यदि इसमें से हम सी को निकाल दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया गया कि इन तीनों को क्या किया गया, इन तीनों को क्या किया गया कि एक अलग अलग कर दिया गया। मतलब मान लीजिए सी को पहले निकाल दिया गया, जिससे जिससे क्या हुआ देखिए सी को निकाल दिया गया। अब क्या किया कि ए और बी बचे, तो और ए और बी को अब क्या किया कि जोड़ दिया गया। ए और बी चेन्स ज्वाइंट कर दिए किसके साथ, प्लाज्मिन के साथ। ए और बी चेन हमको तो मिल गया, मान लो हमारे पास एक इंसुलिन का चेन मिल गया, ए और बी हमको एक इंसुलिन का चेन मिल गया। अब इससे क्या करना है, हमको बहुत सारा बनाना है, हजारों लाखों टन बनाना है समझिए। तो क्या किया, सी को रिमूव कर दिए, ए और बी मिल गया। अभी ये हमको ये जो हमारा है ना एक्टिव इंसुलिन मिल गया, अच्छा वाला इंसुलिन ये मिल गया। अब ए और बी को क्या किया गया ना कि एक वेक्टर के साथ मतलब प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया गया, और एक होस्ट में, जो हमारी होस्ट थी ई कोलाई, जो होस्ट होती है हमारी ई कोलाई, उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। तो ए और बी को एक साथ जोड़ दिया गया प्लाज्मिड के साथ, और उसको क्या कर दिया, जो प्लाज्मिड होता है हमारा वेक्टर डीएनए होता है, जो कि गाड़ी होती है ले जाने का काम करती है। तो ए और बी क्या करेंगे कि ये दोनों चेन आपस में जुड़ के, और किसके साथ जोड़ते हैं, इनको प्लाज्मिड के साथ जोड़ देते हैं, और एक होस्ट में ई कोलाई में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि वहां पे क्या कर सके, रिप्लिकेशन कर सके। तो वही होता है कि इली लिली कंपनी ने क्या किया कि ए और बी और सी चेन पाया जा रहे थे इंसुलिन में, तो सी को रिमूव कर दिया, बच गए ए और बी। अब ए और बी बच गए तो इसका मल्टीपल कॉपी बनाना है। इसके लिए क्या किया गया कि ए और बी चेन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ के ई कोलाई यानी होस्ट में डाल दिया गया, होस्ट में डाल दिया गया, जिससे वहां पे क्या करने लगा, रेप्लिकेशन करने लगा। अब रेप्लिकेशन वहां पे हुआ, बहुत सारा कॉपी नंबर बना, क्या हुआ गया, कॉपी नंबर बना। अब उस कॉपी नंबर को क्या किया गया कि एक्सट्रैक्ट कर लिया गया सेपरेटली, ए को अलग और बी को अलग, ए को अलग और बी को अलग क्या कर दिया गया। देखिए ए और बी को हम लोग तो इसके साथ जोड़ के डाले थे उसके अंदर, लेकिन जब बहुत सारा कॉपी नंबर मिल गया ना, तो उसको हम ए और बी को अलग अलग क्या कर लिए, सेपरेटली क्या कर लिए, एक्सट्रैक्ट कर लिए, निकाल लिए। अब ए और बी दोनों चेन मिल गए अलग अलग। अब इनको फिर से हम किसके सहायता से जोड़ दिए, डाई सल्फाइड बांड की, किसके साथ, किसकी वजह, मतलब किसके, किस बांड के, किस बांड की वजह से, साई डाई सल्फाइड बांड से क्या किया, जोड़ दिया इनको, ए और बी को, ए और बी को किसके डाई सल्फाइड बांड से जोड़ दिए। ठीक है ना, जिससे हमको क्या मिल गया, मेच्योर इंसुलिन मिल गया। ठीक है ना, मेच्योर इंसुलिन हमको मिल गया। अब हमको क्या मिला, मेच्योर इंसुलिन। और ए और बी यहाँ पे मेच्योर होते हैं तो वही ए और बी मिल जाता है, वही इंसुलिन हमारा, इंसुलिन जो होता है मेच्योर इंसुलिन हमें मिल गया। अब तो यही प्रोसेस होता है, जस्ट ए बी और सी पाए जाते हैं। शायद इसका कितना होता है, इसका नंबर होता है, ए के लिए 20 होता है, बी के लिए शायद 30 होता है, और सी के लिए शायद 31 होता है। 20 30 और 30 31, 20 30 31 शायद होता है, कंफर्म नहीं है, याद कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ये याद कर लीजिए 20 30 और 31 ऐसे होता है। ठीक है ना, तो ए बी और सी था, पहले सी को रिमूव कर लीजिए। अब ए और बी को वेक्टर या प्लाज्मिड के साथ जोड़ के ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया, वहाँ पे रेप्लिकेशन हुआ, बहुत सारा कॉपी नंबर मिला। अब उनको हम सेपरेटली ए और बी को क्या कर लिए, अलग अलग हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब उनको क्या किया गया कि डाई सल्फाइड बांड की वजह से ए और बी को जोड़ दिया गया, जिससे हमको मेच्योर इंसुलिन मिल गया। ठीक है ना, तो यही होता है। अब देखिए जीन थेरेपी क्या होती है, तो यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। जीन थेरेपी क्या है, यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जीन्स को सेल्स और टिश्यू में इंसर्ट किया जाता है। यानी जीन को क्या किया जाएगा, मान लो कि हमको कोई रोग हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जीन को हमारे बॉडी में डाला जाएगा, हमारे टिश्यू में डाला जाएगा। तो जीन थेरेपी में सिंपल सा काम होता है कि यह एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जीन को सेल्स और टिश्यू में इंसर्ट किया जाता है या डाला जाता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स मतलब जो जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब कौन से रिलेटेड, जो जीन से, हमारे डीएनए से रिलेटेड होंगे। और जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे हेरिडिटरी डिसऑर्डर हम बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी डिसऑर्डर बोलते हैं, उनको ठीक किया जाता है। तो जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जीन्स को सेल्स और टिश्यू में इंसर्ट किया जाता है, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी हेरिडिटरी डिजीज को ठीक किया जाता है। फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी 1990 में एक 4 साल की लड़की को दी गई थी। सबसे पहले टाइम जीन थेरेपी किसको दी गई थी, एक 4 साल 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी। कितने साल की थी, 4 साल की लड़की थी। 1990 ईस्वी में, कितने में, 1990 ईस्वी में 4 साल की लड़की को दी गई थी, जो कि एडिनोसिन डी एमिनेज डिफिशियंसी से जूझ रही थी। उसको कौन सा रोग था, एडिनोसिन डी एमिनेज डिफिशियंसी सिंड्रोम, एडिनोसिन डी एमिनेज डिफिशियंसी। तो फर्स्ट टाइम जीन थेरेपी 1990 में एक 4 साल की लड़की को दी गई थी, जो कि एडिनोसिन डी एमिनेज डिफिशियंसी से जूझ रही थी। एडीए जो हमारा एडीनोसिन डी एमिनेज डिफिशियंसी यानी एडीए एंजाइम हमारे इम्यून सिस्टम के
प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। देखिए ये एडेनोसिन डीएमिनेज का क्या हो गया है, डिफिशियंसी हो गया है। तो जो एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम होता है ना, वो हमारे इम्यून सिस्टम को, मतलब इम्यून सिस्टम हमारा प्रॉपर फंक्शन करे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एडीए एंजाइम हमारे इम्यून सिस्टम को मतलब इम्यून सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। यह डिजीज एडिनोसिन डीएमिनेज जीन के डिलीशन की वजह से होता है। मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है कि एडिनोसिन डीएमिनेज जीन के डिलीशन की वजह से, मतलब ये जो इसका जो जीन होगा वो डिलीट हो गया। जैसे हमारे 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 मोबाइल से फोटोज वीडियो डिलीट हो जाते हैं ना, वैसे इसमें से क्या होगा कि जीन क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो एडिनोसिन डीएमिनेज जीन के डिलीशन की वजह से होता है। कुछ बच्चों में इसका इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा भी किया जाता है। मान लीजिए वो जीन था, वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो उस जीन को हम डालेंगे तो उसको किस में डालेंगे, बोन मैरो में डालेंगे। तो इसी चीज को हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। तो कुछ बच्चों में इसका इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा भी किया जाता है। सबसे पहले उस पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट्स को निकाला जाता है। जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट हो गए, टी लिम्फोसाइट्स हो गए, तो वही। तो जो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि पेशेंट के बॉडी से लिम्फोसाइट्स को निकाला जाता है और एक कल्चर में ग्रो कराया जाता है। अब इस लिम्फोसाइट्स को क्या किया जाएगा, एक कल्चर में एक मीडियम में ग्रो कराया जाता है। फिर रिट्रोवायरस का यूज करके, देखिए अब याद कर लीजिए, यहाँ पे रिट्रोवायरस एक वेक्टर का काम करता है। रिक्टोवायरस क्या है, एक वेक्टर है। जैसे हमारा प्लाज्मिड होता है, काजमिड होता है, बैक्टीरियोफेज हो गया, यैक हो गया, मतलब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया, बैक हो गया, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया। वैसे ही रिट्रोवायरस होता है। उसका उपयोग करके हम क्या करते हैं, यूज करके फंक्शनल एडीए कम्प्लीमेंट्री डीएनए को लिम्फोसाइट्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। जो 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 इसके क्या हो, कम्प्लीमेंट्री हो, जो एडिनोसिन डीएमिनेज की क्या हो, कम्प्लीमेंट्री हो, उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर इस लिम्फोसाइट को पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है। पहले क्या करते हैं, लिम्फोसाइट को बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसको कल्चर में ग्रो कराते हैं। अब रिट्रोवायरस की सहायता से उसमें एडीए कम्प्लीमेंट्री डीएनए को क्या करते हैं कि लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो लिम्फोसाइट को हम पेशेंट के बॉडी से निकाले, उसको कल्चर में ग्रो कराए। उसके बाद रिट्रोवायरस की मदद से क्या किए कि एडीए कम्प्लीमेंट्री डीएनए को लिम्फोसाइट में डाल दिए। अब फिर इस लिम्फोसाइट में क्या चला गया, हमारा एडीए कम्प्लीमेंट्री डीएनए चला गया। एडीए कम्प्लीमेंट्री डीएनए चला गया, एडिनोसिन डीएमिनेज कम्प्लीमेंट्री डीएनए लिम्फोसाइट में चला गया, इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब जो ये लिम्फोसाइट बना है ना, उसको पेशेंट के बॉडी में फिर डाल दिया जाएगा, किसमें, बोन मैरो में डाल दिया जाएगा। यह एक परमानेंट क्योर तब होगा जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में यह काम करें, जो कि संभव इतना तो नहीं लगता है, ठीक है ना। तो यह मान लीजिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो वो क्या होता है, परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी होता है। टेम्पररी होता है, कैसा होता है, टेम्पररी होता है, ठीक है ना, मतलब हमेशा के लिए नहीं होता है। यदि यही काम हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, परमानेंट हो जाता है। यही काम यदि हम किस में करें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में करें, एम्ब्रियो जब बन रहा है उसी स्टेज में करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। या क्या हो जाएगा, परमानेंट क्योर हो जाएगा। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए रोक के वीडियो क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ध्यान से समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए वैक्सीन के प्रोडक्शन में, किसमें, वैक्सीन प्रोडक्शन में। तो वैक्सीन हमें अनेकों डिजीज से बचाती है। जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किसमें हम कर रहे हैं, वैक्सीन के प्रोडक्शन में। तो वैक्सीन हमें अनेकों डिजीज से बचाती हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, कॉलरा हो गया, हेपेटाइटिस भी हो गया। कॉलरा हो जाता है मछली उछली ज़्यादा खा लेंगे तो, ठीक है ना। तो वैक्सीन को अनेकों डिजीज से बचाती हैं। जो वैक्सीन होती हैं अनेकों डिजीज से बचाती हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स, अच्छा स्मॉल पॉक्स में ये एडवांटेज ये होता है ना, एक बार हो गया आपको लाइफ में तो दोबारा नहीं होगा कभी। तो देखिए स्मॉल पॉक्स वाला ये है ना कि इसमें स्मॉल पॉक्स होता है, एक काऊ पॉक्स होता है। क्या होता है, स्मॉल पॉक्स और एक काऊ पॉक्स होता है। तो पहले ये देखा जाता था कि जिसको स्मॉल पॉक्स हो जाता था ना, वो अक्सर मर जाते थे लोग। तो अब ये भी देखा गया कि एक काऊ पॉक्स होता है। तो जो हमारे दूध दुहने वाले होते हैं, जो दूधारे जो गाय वे पालते हैं ज़्यादा लोग, जो दूध वाले होते हैं, वो क्या होता है कि उनको काऊ पॉक्स अक्सर हो जाता है। तो जो गाय के पास ज़्यादा रहते थे उनको काऊ पॉक्स हो जाता था। तो ये एक था ना कि जिसको काऊ पॉक्स हो गया उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, और जिसको स्मॉल पॉक्स हो गया उसको काऊ पॉक्स नहीं होगा। तो जो इनको काऊ पॉक्स हो जाता था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। क्या होता था, स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। इसी को देखते हुए क्या किया गया ना कि जो हमारे और ह्यूमन थे और जो हमारे लोग थे, उनमें क्या किया गया ना कि जो काऊ पॉक्स होता था तो व्यक्ति नहीं मरता था। तो क्या किया गया कि काऊ पॉक्स वाले जीन को या काऊ पॉक्स वाले बैक्टीरिया को क्या किया गया ना कि
वीक करके, मतलब थोड़ा सा उसे केमिकल डाल के थोड़ा वीक करके बॉडी में डाल दिया गया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या की कि उसके प्रति एंटीबायोटिक बना ली, उसके प्रति क्या कर ली, एंटीबायोटिक बना ली। मतलब वही हम लोग जो इम्यूनाइजेशन में करते हैं, ठीक है ना, जो इम्यूनाइजेशन में करते हैं, वैक्सीनेशन में करते हैं, तो वही प्रोसेस किया गया कि जो काउपॉक्स वाला जो बैक्टीरिया था उसको वीक करके, वीकेंड पैथोजन जिसे बोलते हैं, वीकेंड पैथोजन, उसको क्या किया गया कि बॉडी में डाल दिया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिससे हमारी बॉडी क्या की कि एंटीबायोटिक बना ली उसके प्रति। उसके बाद जब एक्चुअल अटैक हुआ, एक्चुअल अटैक मतलब स्मॉल पॉक्स वाला जब अटैक हुआ, तो उसके प्रति क्या करेंगे कि हमारा जो बॉडी रहेगा एंटीबायोटिक को छिड़क के इसको क्या करेगा, मार देगा, जिससे हमको स्मॉल पॉक्स से लोग बचने लगे, स्मॉल पॉक्स से लोग बचने लगे, ये भी था एक। अब देखिए, इन वैक्सीन को किल्ड अथवा वीकेंड पैथोजन द्वारा पैथोजन से बनाया जाता है। इन वैक्सीन को कैसे बनाया जाता है, वीकेंड पैथोजन से बनाया जाता है। जैसे वीकेंड पैथोजन कौन कौन से होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया हो जाते हैं। वैक्सीन को जनरली 2 मेथड से बनाया जाता है, 2 मेथड से। एक होता है सेल कल्चर, दूसरा होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखिए आर मतलब रिकॉम्बिनेंट, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो 2 मेथड से बनाया जाता है। एक होता है सेल कल्चर, दूसरा होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वैक्सीन प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फॉलोइंग स्टेज, जो हमारा वैक्सीन प्रोडक्शन है ना, उसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो पहला होता है जनरेट एंटीजन। एंटीजन देखिए, एंटीबॉडी मतलब क्या होगा, हमारे बॉडी से जो एंटी होगा, तो इसका मतलब जो बाहर से जो फॉरेन बॉडी आया उसको हम क्या बोल देंगे, उसको क्या बोल देंगे, एंटीबॉडी, मतलब उसके प्रति जो बनेगा उसको हम एंटीबॉडी बोल देते हैं। तो जनरेट एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीजन, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है। तो देखिए सबसे पहले हम एंटीजन को जनरेट करेंगे, तो एंटीजन्स को माइक्रोब द्वारा जनरेट किया जाता है। जो एंटीजन होता है उसको किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, माइक्रोब्स के द्वारा जनरेट किया जाता है। आइसोलेशन ऑफ एंटीजन, जो एंटीजन अब जनरेट हो गया है तो उसका क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे। तो एंटीजन्स को उन सेल्स से आइसोलेट कर लिया जाता है जिसमें वे बने थे, ठीक है ना। जैसे वायरस, चिकन एग हो गया, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तीसरा देखिए, वैक्सीन को एडजेसेंस एडवान वैक्सीन्स को एडजुवेंट को, मतलब देखिए रुको एक सेकेंड क्या लिखे हैं, इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लिखा गया, हमको थोड़ा गलती लग रहा है। तो वैक्सीन में हम क्या करेंगे ना कि एडजुवेंट ऐड करते हैं, जिससे क्या होगा कि जो वैक्सीन होगा ना उसका इम्यून रिस्पांस एंटीजन के प्रति बढ़ जाएगा। इम्यून रिस्पांस क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस इम्यून रिस्पांस बढ़ जाएगा जिससे हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, मतलब इम्यून का रिस्पांस बढ़ जाएगा, यानी जो हमारी सेल मेडिएटेड होगी, चाहे ह्यूमरल इम्यूनिटी होगी, वो बढ़ जाएगी। उसके बाद स्टेबलाइजर्स भी ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, स्टेबलाइजर्स, जिससे क्या करें कि हम वैक्सीन को मल्टी डोज बना सके, मतलब कई बार खाने योग्य बना सकते, कई मतलब कि 1 साल भी रख दें वैक्सीन तो बेकार ना हो। उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स मतलब वही वैक्सीन खराब ना हो, उसे मल्टी डोज के तक इस्तेमाल किया जा सके, मल्टी डोज तक इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है ना। यहाँ पे एडजुवेंट बोला जाता है ना, एडजुवेंट बोला जाता है, एडजुवेंट को ऐड करते हैं जिससे कि वहाँ के उसका जो हमारी वैक्सीन है एंटीजन का, मतलब इम्यून रिस्पांस बढ़ सके। तो इंक्रीज इम्यून रिस्पांस ऑफ एंटीजन, तो एंटीजन का क्या इम्यून रिस्पांस बढ़ जाए, ठीक है ना। अब देखिए आगे, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम वैक्सीन कैसे बनाते हैं, ये देखिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा खाने योग्य और जिसे इंजेक्ट किया जा सके वैसी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द्वारा कैसी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, खाने योग्य हो, जो ईडिबल हो, कैसा हो, ईडिबल बोलते हैं खाने योग्य, ईडिबल हो, और इंजेक्टिबल हो, कैसा हो, इंजेक्टिबल हो, जिन्हें इंजेक्ट किया जा सके वैसी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। एंटीजन्स के लिए जीन को पैथोजन से आइसोलेट किया जाता है। जो हमारा एंटीजन के लिए क्या किया जाएगा, जीन को पैथोजन से आइसोलेट किया जाता है। इस डिजायर्ड जीन को हास्ट सेल में इंजेक्ट कर दिया जाता है। जो इस हम जीन को इस जीन को हम क्या किए थे कि पैथोजन से क्या किए थे, आइसोलेट किए थे। अब यह जो डिजायर्ड जीन हमारा मिला है, उसको हास्ट सेल में इंजेक्ट कर दिया जाता है। एंटीजन जीन हास्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेता है। जो हमारा एंटीजन जीन अब होगा वो क्या करेगा कि जेनेटिक जो हास्ट होगा उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट कर लेगा। मान लीजिए हमारा हास्ट सेल था, इसके पास ही हमारा डीएनए था, तो जो बाहर से डिजायर्ड डीएनए डालेंगे इसके साथ क्या कर लेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा, दोस्ती बना लेगा। इस हास्ट सेल को मीडियम में अब ग्रो कराया जाता है। जो हास्ट सेल थी इसको क्या करेंगे, मीडियम में ग्रो कराते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिशियंस का उपयोग एंटीजन को प्लांट सेल में ट्रांसफर करने में किया जाता है। जो हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक बैक्टीरिया होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। इसका यूज हम एंटीजन
इसका यूज एंटीजन को प्लांट में क्या प्लांट सेल में प्रोड्यूस मतलब ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अब देखिए स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, हम लोग क्या देखें दूसरा स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। स्टेम सेल्स वे सेल्स होती हैं जो किसी भी टिश्यू या स्पेशल फंक्शन के साथ ग्रो करती हैं, किसी भी बॉडी के ऑर्गन को बनाने की क्षमता रखती हैं। तो स्टेम सेल्स वे सेल्स होती हैं जो किसी भी बॉडी के ऑर्गन को बनाने की क्षमता रखती हैं। तो स्टेम सेल्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स में ऑर्गन्स को रिपेयर करने का काम करती है। देखिए कोई भी ऑर्गन को बनाने का तो काम करती हैं, साथ साथ उनको रिपेयरिंग का भी काम करती है। किस चीज़ का? रिपेयरिंग का भी काम करती हैं। तो स्टेम सेल्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स में ऑर्गन्स को रिपेयर करने का काम करती हैं। स्टेम सेल्स का उपयोग अनेक रोगों को ठीक करने में किया जाता है। जो हमारी स्टेम सेल्स होती हैं जो कि इनर सेल मास में पाया जाता है, जो कि हमारे किस में पाया जाता है? जो इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास होता है, जो इनर सेल मास होता है उसमें क्या होता है कि स्टेम सेल्स पाई जाती हैं जो कि ऑर्गन्स के रिपेयर को काम ऑर्गन्स के रिपेयरिंग में काम करती हैं। स्टेम सेल्स का उपयोग अनेकों रोगों को ठीक करने में किया जाता है, जैसे डायबिटीज हो गया। स्टेम सेल्स का उपयोग किस में किया जाएगा? अनेक रोगों को ठीक करने में। डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, स्पाइनल इंजरी हो गया, स्पाइनल कार्ड वाली जो मान लीजिए स्पाइनल कार्ड हमारी इंजरी हो गई, आर्थराइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होगा, अल्जाइमर हो गया। ठीक है ना, तो ये सब डिजीजेज है। डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, स्पाइनल इंजरी होगा, आर्थराइटिस हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया और अल्जाइमर हो गया। अल्जाइमर हो गया और क्या हो गया? अल्जाइमर हो गया। अब आगे देखते हैं। स्टेम सेल्स से ही हमारे शरीर के अनेक अंग बनते हैं। जो हमारी स्टेम सेल्स होती है ना, उनके पास ऐसी क्षमता होती है कि वो किसी भी अंग को क्या कर सके? बना सके। तो स्टेम सेल्स से ही हमारे शरीर के अनेक अंग बनते हैं, जैसे हार्ट, लीवर, किडनी और स्किन। स्टेम सेल्स का यूज ट्रांसजेनिक एनिमल्स को भी बनाने में किया जाता है। मान लीजिए कि हमारा जो इनर सेल मास था उसमें स्टेम सेल्स पाए, उस स्टेम सेल को निकाल लिए और मीडियम या कल्चर में ग्रो करा के नहीं हमारा नया ऑर्गेनिज्म बना लिए। भाई जब इसके पास ऐसी क्षमता है कि कोई भी अंग बना सकता है, तो हम नया ऑर्गेनिज्म भी तो बना सकते हैं। तो वही स्टेम सेल्स का यूज ट्रांसजेनिक एनिमल्स को भी बनाने में किया जाता है। सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स, अब देखिए स्टेम सेल्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसका सोर्स क्या क्या है। तो इनर सेल मास ऑफ इम्ब्रियो, इनर सेल मास ऑफ इम्ब्रियो हो गया हमारा, जो इम्ब्रियो का इनर सेल मास हो गया। फ्रॉम बोन मैरो, हमारा बोन मैरो से भी हो गया, अम्बिलिकल कार्ड से भी और एमनियोटिक फ्लूइड से भी। अच्छा, एमनियोसेंटेसिस आप लोगों को पता है ना, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। अमनियोटिक फ्लूइड हम क्या करेंगे? अमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं, उसको लैब में टेस्ट करते हैं और बता देते हैं कि वो बेबी बॉय है या गर्ल है या उसको कोई डिजीज है कि नहीं। वही हमारा एमनियोसेंटेसिस था, तो वहीं पर एमनियोटिक फ्लूइड का यूज करते हैं। तो उस एमनियोटिक फ्लूइड में भी हमारा स्टेम सेल पाया जाता है। जो हमारा इनर सेल मास होता है उसमें भी स्टेम सेल पाया जाता है। इनर सेल मास होता है ना, वो 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म में। अब देखिए अब बोन मैरो से भी हम स्टेम सेल को निकालते हैं। तो 3 कैटेगरीज ऑफ स्टेम सेल। स्टेम सेल्स की कितनी कैटेगरीज हैं? 3 कैटेगरीज है। पहला इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो कि इम्ब्रियो से निकाला जाएगा। इसमें 3 तरह के, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, 3 लेयर्स होते हैं। तो इक्टोडर्म जर्म लेयर, मीजोडर्म जर्म लेयर, इंडोडर्म जर्म लेयर। टिश्यू स्टेम सेल्स, पहला इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल था, दूसरा टिश्यू स्टेम सेल था। देखिए जो स्टेम सेल है ना, वो क्या बनाता है? इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। इक्टोडर्म से कुछ ऑर्गन्स बनते हैं, मीजोडर्म से और इंडोडर्म से। मीजोडर्म से कौन बनता है? हमारा शायद स्टमक बनता है, मीजोडर्म से हार्ट बनता है, एलिमेंट्री कैनाल होगी, ये सब। टिश्यू स्टेम सेल्स इन बोन मैरो प्रोड्यूस बोन कार्डियक मसल्स। देखिए जो टिश्यू का स्टेम सेल होगा ना, टिश्यू स्टेम सेल होती है ना, वो बोन मैरो में क्या प्रोड्यूस करती है? बोन को, हड्डी को और कार्डियक मसल्स को। किसको? कार्डियक मसल्स को प्रोड्यूस करती है। तीसरा रिप्रोग्राम्ड स्टेम सेल्स, रिप्रोग्राम्ड स्टेम सेल मतलब इन स्टेम सेल्स को ना एडल्ट सेल से बनाया जाता है। जो ये स्टेम सेल्स होगी इम्ब्रियो से नहीं, चाहे टिश्यू स्टेम सेल से नहीं, लेकिन इनको कहाँ से बनाया जाएगा? एडल्ट सेल से बनाया जाएगा। तो एडल्ट की सेल्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा फिर से स्टेम सेल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हम लोग अक्सर इम्ब्रियो से निकालते हैं, इम्ब्रियो में पाया जाता है स्टेम सेल, लेकिन हम इसके लिए क्या करते हैं ना कि स्टेम मतलब एडल्ट की सेल को ही जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा स्टेम सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम रीप्रोग्राम मतलब फिर से, प्रोग्राम मतलब फिर से प्रोग्राम करके बनाया गया है। तो रीप्रोग्राम स्टेम सेल्स हो जाती हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन्स को इस मेथड द्वारा डेवलप किया जाता है। मान लीजिए क्या करना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है, कोई ऑर्गन नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस मेथड का यूज करके, इस मतलब मेथड का यानी रिप्रोग्राम्ड स्टेम सेल्स का यूज करके हम ऑर्गन बना लेते हैं। आगे देखिए, इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के पास 3 जर्म लेयर्स बनाने की एबिलिटी होती है। पीछे आगे बता ही दिए कि जो इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती है उनके पास 3 जर्म लेयर बनाने की एबिलिटी होती है। इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को ब्लास्टोसिस्ट 4 से 5 दिन वाला इम्ब्रियो के इनर सेल मास से आइसोलेट किया जाता है। इनर सेल मास क्या होता है? जो हमारा इम्ब्रियो बनता है, मान लीजिए जाइगोट बना, मतलब फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बना, जाइगोट के बाद हमारा इम्ब्रियो बनता है। तो जो 4 से 5 दिन वाला रहेगा, मतलब 8 सेल वाला
वाला रहेगा। कितना सेल वाला? 8 चाहे 16 सेल वाला रहेगा। उसमें इनर सेल मास बनता है, तो उस इनर सेल मास से क्या किया जाता है कि आइसोलेट किया जाता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है। ब्लास्टोसिस्ट होता है जो 4 से 5 दिन वाला एम्ब्रियो। सेलेक्टिव एनिमल्स के एम्ब्रियो से स्टेम सेल को आइसोलेट किया जाता है। जो हमारे सेलेक्टिव एनिमल होते हैं ना, उनके स्टेम सेल से भी क्या किया जाता है कि इस स्टेम सेल को आइसोलेट किया जाता है, तथा उसमें डिजायर जीन को इंट्रोड्यूस करके और उससे नया ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। मान लीजिए हमको एक कुत्ता बनाना है, तो कुत्ता का जीन निकालेंगे और इस स्टेम सेल में क्या करेंगे कि इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो जो कुत्ते का जीन निकालना है वही हमारा डिजायर जीन हो गया, उसको स्टेम सेल में इंट्रोड्यूस करके हम नया कुत्ता बना लेंगे। ठीक है ना, ऐसा होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में वे ट्रांसजेनिक एनिमल्स वे एनिमल जो फॉरेन जीन का कैरी करते हैं, फॉरेन जीन को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो वे एनिमल जो फॉरेन जीन को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स वे होते हैं जो कि फॉरेन जीन को कैरी करते हैं। अब देखिए स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रांसजेनिक एनिमल। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स उनको कौन कौन से स्टेप में बनाया जाता है? तो पहला होता है कि डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई और आइसोलेट किया जाता है। मतलब जो डिजायर्ड जीन होगा हमारा, उसको क्या किया जाएगा? आइडेंटिफाई किया जाएगा, पहचाना जाएगा और आइसोलेट किया जाएगा, निकाला जाएगा। वेक्टर का चुनाव किया जाता है तथा डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है। देखिए, या तो हम वेक्टर के साथ उसको हम उस एनिमल में डालेंगे, या तो डायरेक्ट डाल देते हैं। क्या करेंगे? डायरेक्ट। मान लीजिए हमको एक डीएनए को किसी ऑर्गेनिज्म में डाल के उसको हमको ट्रांसजेनिक एनिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम डिजायर्ड जीन को डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, या तो उसको एक वेक्टर के साथ जोड़ के भी डाल सकते हैं। तो वेक्टर का चुनाव किया जाता है या डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है। वेक्टर के साथ डिजायर्ड जीन को लाइगेज एंजाइम के साथ, मान लीजिए अगर हम वेक्टर के साथ ये भी डाल रहे हैं तो वहाँ पे लाइगेज एंजाइम का यूज करेंगे। तो ठीक है ना, तो वेक्टर के साथ डिजायर्ड जीन को लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ा जाता है। अब जुड़ गया तो हमारा रिकॉम्बिनेंट जीन बन गया। ठीक है ना, तो क्या होता है? फॉरेन फिर एक प्लाज्मिड हो जाएगा उसके साथ जुड़ के, तो वही यहाँ पे भी काम हो रहा है। तो वेक्टर के साथ जो हमारा प्लाज्मिड वेक्टर होता है, तो वेक्टर के साथ डिजायर्ड जीन को लाइगेज एंजाइम के साथ जोड़ा जाता है, लाइगेज एंजाइम की मदद से जोड़ा जाता है, जिससे हमारा रिकॉम्बिनेंट जीन बन जाता है। अब उस रिकॉम्बिनेंट जीन को सेल, टिश्यू या एम्ब्रियो में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उस एनिमल के सेल में, टिश्यू में या एम्ब्रियो में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फॉरेन जीन अब ट्रांसजेनिक एनिमल में एक्सप्रेस करती है। जो फॉरेन जीन थी ना, अब एनिमल में चली गई ना, यहाँ पे टिश्यू और एम्ब्रियो में, अब क्या करेगी? ट्रांसजेनिक एनिमल में अपने आप को एक्सप्रेस करती है। अब देखिए, अब एडवांटेज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, जो एडवांटेज क्या क्या है? तो फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, एडवांटेज क्या क्या था? फॉर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में, जैसे हमारा रोजिया थी, रोजिया काऊ थी ना, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ। रोजिया कौन थी? फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी। इस गाय के दूध में अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन की मात्रा ज़्यादा थी, जो कि एक प्रोटीन होता है। तो जो हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, तो रोजिया जो सबसे पहली हमारी ट्रांसजेनिक काऊ थी, इसके दूध में क्या था कि अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रोटीन ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मात्रा में था। दूसरा, ट्रांसजेनिक माइस का यूज वैक्सीन के टेस्टिंग या पोलियो वैक्सीन में किया जाता है। जैसे क्या होता है ना कि शैम्पू होता है ना, जो हम लोग शैम्पू बनाते हैं, तो उसका यूज करने के लिए हम क्या करते हैं ना कि रैबिट होता है, तो रैबिट की आँख में पहले डाला जाता है। रैबिट की आँख में क्या किया जाता है? जो हमारा ट्रांसजेनिक रैबिट होगा, ट्रांसजेनिक जेनेटिकली मॉडिफाइड रैबिट होगा, उसके आँख में डाला जाता है और देखा जाता है कि उसकी आँख को कोई नुकसान तो नहीं पहुँच रहा है। कभी-कभी आँख उनकी फूट भी जाती है, इसीलिए मतलब डायरेक्ट अब ह्यूमन को दिया नहीं जाएगा, इसके लिए इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया जाता है। तो ट्रांसजेनिक माइस का यूज वैक्सीन के टेस्टिंग में किया जाता है, जैसे पोलियो वैक्सीन हो गया। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज टॉक्सिसिटी को टेस्ट करने में किया जाता है। किसमें? टॉक्सिसिटी को मतलब कि वह सब्सटेंस टॉक्सिक है कि नहीं है, इसमें किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड स्टडी में कि जीन कैसे डिजीज काज करते हैं, किसमें? डिजीज के ट्रीटमेंट में किया जाता है, और इस स्टडी में किया जाता है कि जो जीन होते हैं वो डिजीज को काज कैसे करते हैं। जैसे हमारा कैंसर और अल्जाइमर हो गया। अब देखिए पेटेंट फाइल क्या होता है? जब कोई नई चीज़ की खोज होती है, तो वे खोज करने वाला उस व्यक्ति क्या करता है कि गवर्नमेंट से अपने नाम उसको पेटेंट करा लेता है, मतलब उसको अपने नाम में लिखा लेता है, ताकि अब उसका कोई दूसरा व्यक्ति यूज ना कर सके। यदि वो यूज कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि उसको कुछ पैसे देगा या कुछ पे करेगा या कुछ प्रॉफिट देगा। जैसे हम कुआं वाला एग्जांपल बता दीजिए। मान लीजिए आपके गांव में कुआं है, वो आपका यदि है, मान लीजिए आपने उस कुआं को खोदा और अपने नाम कर लिया है उसको, तो गांव के लोग यदि उससे पानी भरेंगे तो क्या करेंगे कि आपको उसके कुछ पैसे देंगे। क्या करेंगे? कुछ पैसे देंगे, जिससे आपको प्रॉफिट होगा। यदि वही आप पेटेंट नहीं कराते हैं, तो यह एक बायोपायरेसी हो जाता है। क्या हो जाता है? बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी मतलब यह सिंपल से ये होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा उसका यूज किया जाएगा, और उस पर आपका कोई हक नहीं रहेगा, उस पर सबका हक रहेगा, सब जितना मन करे उतना कर सकते हैं। तो वही बायोपायरेसी का केस हो जाता है। ठीक है ना।
बायोपायरेसी हो जाता है। अब देखिए बायोपायरेसी, वही यहाँ पे गैप छोड़ दिया बताने के लिए। कंट्रोवर्सीज इन इंडिया रिगार्डिंग पेटेंट एंड बायोपायरेसी। देखिए जो हमारा पेटेंट हो गया और बायोपायरेसी हो गया, इससे कौन कौन से इंडिया में क्या थे कंट्रोवर्सी से। तो जो हमारी टर्मरिक होती है, हल्दी होती है, जो हल्दी होती है इसका क्या गुण होता है कि जो हमारा घाव होता है ना, जो हमारा वाउंड होता है उसको हील करने का काम करती है। जैसे चोट वोट लग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हल्दी या टर्मरिक को रखते हैं वहाँ पे पीस करके, गर्म करके। तो 1997 में यूएसए में इसे अपने नाम पेटेंट करा लिया। यूएसए ने क्या किया, अपने नाम इसे पेटेंट करा लिया था 1997 में, 1997 में। आज से करीब कितने साल पहले, 25 साल पहले क्या किया था यूएसए ने कि इसे अपने नाम पेटेंट करा लिया था। और बताया था कि जो टर्मरिक होती है ना वो वाउंड हीलिंग का काम करती है। यहाँ पे नीम लिख दिए हैं हम गलती से, यहाँ पे शायद टर्मरिक ही होता है, टर्मरिक होता है। हमको ज़्यादा दिन हो गया चैप्टर पढ़े, फिर भी बता रहे हैं आपको। देखिए जो टर्मरिक होता है ना, 1997 में यूएसए ने इसे अपने नाम पेटेंट करा लिया और बताया कि टर्मरिक वाउंड हीलिंग का काम करता है। किसका, वाउंड हीलिंग का काम करता है। डॉक्टर आर ए मासेकर जो कि इंडियन साइंटिस्ट है, इन्होंने पेटेंट को क्या किया, चैलेंज किया और बोला कि यह इंडिया का है। इस यूएसए ने क्या किया, अपने नाम करा लिया था, लेकिन यहाँ पे केस फाइल कर दिया डॉक्टर आर ए मासेकर ने केस फाइल कर दिया उसके ऊपर और बोला कि ये इंडिया का चीज़ है, मतलब ये इंडिया का है, ये इंडिया के नाम होना चाहिए, इंडिया के नाम होना चाहिए, ताकि कोई भी यूज करे तो इससे प्रॉफिट इंडिया को मिले। जो कि इंडिया में सैकड़ों सालों से यूज हो रहा है भाई, टर्मरिक का हम लोग देखते हैं यूज बहुत सैकड़ों सालों से हो रहा है हमारे यहाँ यूज। जो हमारे जो मतलब बहुत सालों से यार यूज हो रहा है ये, समझे ना। तो ये इन्होंने यही बोला था कि ये इंडिया में बहुत सालों से यूज हो रहा है, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि इस कंपनी पे, यूएसए के प्रति क्या किया, पेटेंट फाइल करके केस कर दिया उन पे। अब इस चैलेंज को क्या किया, इस चैलेंज तो कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, केस लड़े, जिसके बाद ये इंडिया के नाम हो गया। जो टर्मरिक था अब इंडिया के नाम पेटेंट हो गया है। अब देखिए नीम, नीट लिख दिए हैं, देख लें नीट का जुनून। देखिए नीम क्या होती है। वंदना शिवा और अजय पाडेकर ने 1996 में यूरोपियन पेटेंट ऑफिस को चैलेंज किया था। जो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस था ना, उसने क्या किया था कि नीम को अपने नाम पेटेंट करा लिया था। जो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस था उसने नीम को अपने नाम करा लिया था पेटेंट। इसी को देखते हुए वंदना शिवा और अजय पांडे ने 1996 में इसे क्या किया, चैलेंज किया। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसे 2005 में कवर कर लिया गया, मतलब 2005 में इंडिया के नाम हो गया। जो नीम था ना, इसका पेटेंट किसके नाम हो गया, इंडिया के नाम हो गया। अब देखिए लिस्ट एंड लास्ट, बासमती राइस का तीसरा केस होता है। तो अब बासमती राइस के बारे में जानते ही हैं, जो कि फ्लेवर और टेस्ट की वजह से अपनी जानी जाती है। तो बासमती राइस क्या होती है, एक वैरायटी होती है राइस की, जो कि फ्लेवर और टेस्ट की वजह से भारत में बहुत ज़्यादा मशहूर है। टेस्टी भी होती है और महकती बहुत अच्छी है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। भारत में बासमती की 17 वेराइटी हैं, 17 की 27 है जी। यहाँ पे थोड़ा आप लोग 17 ऐसा है, 17 ही होगा। तो भारत में बासमती कितनी है, 27 है शायद, कितनी है, नहीं 17 ही याद करिए, 17 जब लिखे हैं, हमको कुछ लगा होगा ऐसे तभी लिखे हैं। तो 17 वेराइटी होती हैं। तो भारत में बासमती की 17 वेराइटीज उगाई जाती हैं। 1997 में टेक्सास कंपनी ने यूएसए पेटेंट ऑफिस से अपने नाम करा लिया, क्या करा लिया, नाम करा लिया। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एक्शन में आई, इसको चैलेंज की और फिर अपने नाम कराई। तो ये 1997 का केस, ये बासमती राइस वाला हो गया और टर्मरिक वाला हो गया था कब, ये 1997 में ये भी था। नीम था 1996 वाला। तो तीनों आसपास के हैं, एक 96 में नीम वाला, 1997 में टर्मरिक वाला है और बासमती वाला भी किसमें, 1997 में। तो ये हमारा रहा बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल। मतलब चलिए ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, बहुत मेहनत लगती है यार, इतना तो कर ही सकते हैं आपको। चलिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, जो भी आप जिस समय भी आप देख रहे हो। हमें तो यहाँ पे 12 बज रहे हैं।